देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफी तंत्र। मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के धार जिले में स्थित सरदारपुर में एक शिक्षक को जय श्री राम कहने से रोका गया। इसके बाद माहौल बिगड़ते देख स्कूल के डायरेक्टर ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी। धार जिले के सरदारपुर तहसील के दसई गांव में एक निजी स्कूल में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब स्कूल संचालक ने एक स्कूल शिक्षिका को जय श्री राम बोलने से मना कर दिया। लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका रीतू डोडिया का आरोप है कि स्कूल निदेशक पंकज जैन ने धार्मिक मंत्रों का उपयोग करने से परहेज करने को कहा। इसके अलावा जय श्री राम नहीं बोलने के निर्देश भी दिए। इसकी जगह गुड मॉर्निंग का उपयोग करने का निर्देश दिया था। घटना की जानकारी होने पर हिंदू संगठन के सदस्य और स्थानीय पुलिस स्कूल पहुंचे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई। टीचर से जय श्री राम करती हूँ। मैंने सारे टीचर्स को मैंने जय श्री राम बोला। उसके बाद हुआ ऐसा कि मैंने गई इंक डालने, मैंने सर को देखा, सर को बोला सर जय श्री राम। तो वो उठाते ने मेरे को बोल रहे हैं कि मैम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जय श्री राम मत बोलो, ये सीबीएसई स्कूल है। कोई गलत फहमी हो गई है, बाकी मैंने कोई रोक नहीं लगाई है और ना रोक है। यहाँ सभी तरह की प्रार्थना होती है, जैन धर्म की प्रार्थना होती है। मैं उस टेंशन में था, मेरे से कुछ बोला गया है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं टेंशन में था, मुझसे ऐसा कुछ बोला गया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ है जय श्री राम से इतनी दिक्कत क्यों। बात करें हम लिटिल फ्लावर स्कूल की, जहां पर शिक्षिका को जय श्री राम बोलने से मना किया गया है, साथ ही धार्मिक मंत्रों का उपयोग करने से भी मना किया गया है। साफ कहा गया है कि जय श्री राम या धार्मिक मंत्रों की जगह गुड मॉर्निंग बोले। बड़ा सवाल ये है कि श्री राम से इतनी तकलीफ क्यों। एक और कहा जाता है कि श्री राम हमारे आराध्य हैं और अगर उनका नाम लेने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ संचालक महोदय लगातार इस तरह की बयानबाजी की और जब मामले ने तूल पकड़ा तो माफी मांगकर बात को रफा दफा कर दिया। हम बात कर रहे हैं लिटिल फ्लावर स्कूल की, जहां पर स्कूल के संचालक महोदय ने शिक्षिका को जय श्री राम बोलने से मना किया और माफी उन्होंने तब मांगी जब वहां पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। विभांशु जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी और कानून विशेषज्ञ। आलोक सिंघई जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आलोक सिंघई जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से दसई गांव में एक निजी स्कूल का मामला सामने आया है कि श्री राम बोलने से स्कूल के संचालक ने रोका है, शिक्षिका महोदया को रोका है। बड़ा सवाल यह है कि ये मामला तूल पकड़ लिया, शिक्षिका को कहा गया इसलिए तूल पकड़ लिया। अगर बच्चों को भी कहा जाता तो आपको लगता है ये मामला मीडिया तक पहुंच पाता? बिल्कुल है, ये पहुंच गया मीडिया तक, बड़ी बात है। दरअसल में इस तरीके की मानसिकता जो है अज्ञानता की वजह से उपजती है और लोग समझते नहीं हैं कि भगवान श्री राम का भारतीय जनमानस पे कितना गहरा असर है। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो एक व्यक्तित्व है, वो विचार है और उस विचार को की शिक्षा यदि बच्चों को भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। आज पूरी दुनिया में भगवान राम के नाम का डंका बज रहा है, लोग उनके व्यक्तित्व को देख रहे हैं और अलग अलग पहलुओं पे भारत में करीब 300 रामायण लिखी गई। उन 300 रामायण में राम के व्यक्तित्व को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया और बरसों से अनादिकाल से यहाँ रामायण होती है और जनमानस के बीच में जो रोड चलते हुए लोग, अनजान लोग एक बात बोलते हैं जय श्री राम, सीताराम, और ऐसा करके उनके बीच में आपसी संबंध स्थापित हो जाता है और ये भारत के जो है मनोभाव को जोड़ने वाला विचार है। और ऐसे विचार के बारे में यदि शिक्षिका ने बच्चों के सामने कहा है किसी को और बच्चों को ये सिखा देती है, शिक्षा देती है, तो ये तो उस पुरस्कार देना चाहिए। और स्कूल संचालक जो है, न जाने जिस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मैं तनाव में था, लेकिन उनको उनकी अज्ञानता भी साफ झलकती है कि वो इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले पाए कि एक बहुत अच्छा विचार जो है वो शिक्षिका यदि बच्चों के बीच में रोपित कर रही है तो उसका तो सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए। जोशी जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से हालांकि संचालक ने माफी मांग ली और उन्होंने कहा भी है कि मैं किसी बात से नाराज था या मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए मैंने ये विरोध कर दिया। ऐसे में अगर उनका मूड खराब था तो किसी बच्चे को वो पीट भी सकते थे। सुन पा रहे हैं जोशी जी आप? जोशी जी अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद
जोशी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, पुनः संपर्क करने की कोशिश करेंगे जोशी जी से हम। आलोक जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि एक तरह से जिस तरह से उन्होंने कहा भी है, माफी भी मांग ली और कहा भी है कि मेरा मूड ठीक नहीं था, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये आता है, ऐसे में अगर उनका मूड खराब है, उन्होंने किसी बच्चे को पीट दिया या किसी शिक्षक पे हाथ उठा दिया, तो जिम्मेदार कौन होता? तो उनको सजा मिलती, और जिस तरीके से उनने बहुत समझदारी की कि माफ़ी मांग ली, लेकिन ये पूरे देश में एक तरीके से एक राजनीतिक वैमनस्य का भाव बन रहा है कि यदि कोई राम का नाम लेता है तो वो भाजपा के संबंध में हो गया, वो भाजपाई हो गया, और जो राम के बारे में नहीं बात करता है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करता है, वो कांग्रेसी हो गया। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी वजह से ये समस्या उपज रही है। नहीं तो भारत में तो जय श्री राम बोलना बहुत आम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत में जय श्री राम बोलना आम है और राम नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे किसी को कोई हानि नहीं होती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपत्ति फिर क्यों है? जोशी जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विभांशु जोशी जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद विभांशु जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आलोक जी, एक चीज और समझ में आती है कि एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले सामने आते हैं लगातार स्कूल में। कई बार बच्चों को राम का नाम लेने पर या देवी देवताओं का नाम लेने पर या फिर कलावा पहनने पर, तिलक लगाने पर कई बार इस तरह के अपमान से गुजरना पड़ता है, कई बार बच्चों की पिटाई तक हो जाती है। आपको नहीं लगता है कि ये अनुचित है? बिल्कुल अनुचित है। दरअसल में एक गड़बड़ी ये हुई है कि आजादी के बाद से भारत हमेशा विदेशों की तरफ देखता रहा। बिल्कुल। और विदेशी विचारधारा को यहाँ अच्छा माना जाता था। अंग्रेजी विचारधारा, खासतौर से अंग्रेजी कई कंट्रीज में चलती थी, तो ये लगता था कि पैसा कमाना है तो आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, उस विचारधारा में ढलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से भारतीय विचार को दोयम दर्जे का माना जाता रहा, और इसके वजह से आज तक ये समस्या आ रही है। नहीं तो ये तो आजादी के बाद दूर हो जाना चाहिए थी। जब हम पे विदेशी शासन हट गया, हम गुलामी से मुक्त हो गए, तो हमें मानसिक गुलामी से भी मुक्त हो जाना चाहिए था। तो वो नहीं हो पाया है, इसकी वजह से ये समस्या आती है बार-बार। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मानसिक जो गुलामी है उससे हम अब तक मुक्त नहीं हुए हैं। एक चीज और देखने में आती है, कई बार जैसे हम शिक्षा को लेकर बात करें तो अभी वर्तमान में कुछ समय पहले ही सीएम मोहन यादव ने बयान दिया था कि वेदों से हम जितना सीख सकते हैं। वेदों में कहा भी गया है कि ज्ञान जहां से मिले उसे अर्जित कर लो। ऐसे में जिस तरह से स्कूल की हम बात करें तो लगातार धार्मिक विशेष विद्यालय की हम अगर बात करें या कॉन्वेंट स्कूल की स्पेशली मैं बात करूंगी, वहां पर लगातार ईश्वर के नाम पर आपत्ति उठाई जाती है, कलावा पहनने पर आपत्ति उठाई, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तिलक लगाने पर आपत्ति उठाई जाती है। आपको नहीं लगता है इस तरह की जो आपत्तियां उठाई जाती है इन पर शिक्षा विभाग को भी अमल में लाना चाहिए? क्योंकि जहां हम बात करें श्री राम, जैसे कि आपने भी कहा है कि हमारे आराध्य हैं, पूरे भारत में लोग अभी उन्हें पूज रहे हैं और वर्तमान में श्री राम का डंका विदेशों में भी माना गया है, उसके बावजूद इस तरह की स्कूल हिम्मत कैसे बता देते हैं? बिल्कुल, दरअसल में ये लोगों के मन में भ्रम है, और खास तौर से कुछ एक पॉलिटिकल विचारधारा को लेते हुए ये गलत संदेश लोगों के बीच में गया है। इसके कारण ये सब बातें होती है। नहीं तो आप ये देखें कि चाहे अंग्रेजी में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे हिंदी में पढ़ने वाला बच्चा हो, या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने वाला बच्चा हो, यदि वो उत्पादक कामों में लगता है तो उसको ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलते हैं और ज़्यादा उसके पास में पूंजी का एकत्रीकरण होता है, ज़्यादा समृद्ध होता है। तो ये विचार जब तक दिमाग में बैठा रहेगा कि अंग्रेजी हमारे लिए पैसा कमा सकती है, तब तक इस तरीके का वैमनस्य के भाव आते रहेंगे। जिस दिन ये विचार आ जाएगा लोगों के बीच में कि हिंदी भाषाओं में विचार करके, हिंदी विचारधारा के आधार पे भी चल के हम पूंजी पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठा पा सकते हैं, तो फिर ये इस तरीके की गड़बड़ियां नहीं होगी। क्योंकि जय श्री राम तो हमारी शक्ति है। राम का व्यक्तित्व, मर्यादा पुरुषोत्तम, अलग अलग पहलुओं पर देखा जाए तो वो उस जैसा व्यक्तित्व तो आम आदमी को राम बनने का प्रयास करना पड़ता है। और हमारे भारत में तो एक परंपरा है, हम लोग हर व्यक्ति अपने आप में राम बनने का प्रयास करता है कि राम का जो व्यक्तित्व है, जितना मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उस तरीके की विचारधारा के कुछ विषयों को हम अंगीकार कर पाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस तरीके का जब पूरे देश में विचार चलता है, वहां पे राम पे आपत्ति करना बिल्कुल अनुचित है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि राम के नाम पर आपत्ति करना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि राम से बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती। श्री राम का चरित्र ही कुछ ऐसा है। विभांशु जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सरदारपुर तहसील के दसई गांव की एक निजी स्कूल में एक शिक्षिका को श्री राम बोलने से मना किया गया। क्या आपत्ति थी संचालक महोदय को श्री राम के नाम से? देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश में, जहाँ की हमारा संविधान जो है
पूरी तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। बिल्कुल। अनुच्छेद देखिए, हमारे जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 19 जो है जी। उसमें मौलिक अधिकारों की बात कही है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बिल्कुल। और यही नहीं, हमारा भारत का संविधान ही नहीं, साथ में हमारे सुप्रीम कोर्ट के अनेक आदेश हैं, क्योंकि मैं कानून की जानकारी रखता हूँ और कानून देश में पढ़ाता हूँ, तो उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार निर्देश दे रहे हैं कि अभी ऐसे में जय श्री राम बोलना या भगवान राम जी की आराधना करना, ये इस पर रोक लगाना, ये भारत के अंदर तो दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाएगा, क्योंकि श्री राम हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है। आप देखेंगे यदि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो अंतिम शब्द थे वो भी हे राम, तो ये वो लोग हैं जो इस बात की आपत्ति करते हैं, ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी के आदर्शों पर नहीं चलना चाहते, ये वो लोग हैं जो भारत की संस्कृति को पूरे दुनिया में परचम जिसका नहीं लहराना चाहते, ये वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु बने और हमारी जो सनातन संस्कृति है भारत की, जो सदियों पुरानी है, 5,000 वर्षों से ज्यादा पुरानी है, उसको पूरी दुनिया सराहे और समझे। यह श्री राम या भगवान श्री राम का नाम लेना एक आत्मीय अभिवादन भी है, व्यक्ति अभिवादन करता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, आत्मीय अभिवादन करता है। लेकिन यहाँ पर स्कूल के संचालक महोदय को शायद इस अभिवादन से बड़ी दिक्कत है, इसीलिए उन्होंने श्री राम की जगह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए शिक्षिका को कहा गया। आलोक जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर शिक्षिका ने हिम्मत की, आवाज उठाई, विरोध किया, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कई मामले ऐसे आते होंगे कि जिस तरह से बच्चे डर के मारे बहुत सारी बातें घर जाके नहीं बोल पाते कि फेल हो जाएंगे या फिर शिक्षक महोदय हमें मारेंगे। यहाँ पर शिक्षिका को भी डर था कहीं ना कहीं नौकरी जाने का, बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत दिखाई है। बहुत बहुत हिम्मत वाली बात है। उन शिक्षिका महोदय का सम्मान किया जाना चाहिए, वो आदर की पात्र हैं। उनने एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और ये बच्चों के लिए भी एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना का मॉडल प्रस्तुत किया। और खास तौर से बच्चों के लिए, उसी स्कूल के बच्चों के लिए तो ठीक है, पूरे देश के बच्चों के लिए ये मॉडल है कि एक शिक्षिका ने एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। और ये बिल्कुल गलत था, उनको रोका जाना बिल्कुल अनुचित था कि यदि वो जय श्री राम बोल रही हैं तो जो देश का विचार है वो बच्चों के बीच में रोपित कर रही हैं, तो उसके लिए किसी को अपमानित किया जाए, किसी को डांटा जाए, ये तो बिल्कुल गलत था। और उस स्कूल में जो घटना हुई है, ये निश्चित रूप से इसकी चर्चा होनी चाहिए। सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जय श्री राम हमारा आत्मीय संबोधन है, हमारे देश का राष्ट्रीय संबोधन है, हमारे समाज का संबोधन है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और जैसा कि जोशी जी ने बताया भी है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसके बावजूद महिला को उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी देने से रोका गया है। विभांशु जोशी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, स्कूल संचालक महोदय ने माफी मांगकर, जब विवाद खड़ा हुआ तो स्कूल संचालक जो महोदय हैं उन्होंने माफी मांगकर अपना पल्ला इस मुसीबत से झाड़ लिया। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर कि अगर ये मामला आगे नहीं पहुंचता, हिंदू संगठन वाले अगर विरोध नहीं करते, पुलिस अगर वहां नहीं आती, तो लगता है आपको कि ये संचालक महोदय माफी मांगते? जोशी जी, किससे पूछ रहे हैं? जी हाँ, देखिए यही होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रश अंडर द कारपेट। ऐसी बातों को जो स्कूल संचालक है वो दरी के नीचे छिपा देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीजें बाहर ना आए। लेकिन ये शिक्षिका की शक्ति थी, आत्मशक्ति थी। और जिस तरीके का भारत में जो माहौल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से बन रहा है कि लोग खुलकर आ रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और महिलाओं के स्वतंत्रता की ज्यादा बात करी जा रही है, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण की बात करी जा रही है, ऐसे में ये महिला शक्तिशाली बनकर सामने आई, उसने अपनी आवाज निकाली। और हाँ, बाहरी सहयोग तो मिला ही होगा, तभी उनमें उनकी बात को जरूर से सुना होगा। लेकिन सबसे मूल बात तो यह है कि उस महिला ने अपनी बात को रखा और अपनी बात पे मजबूती से खड़ी रही। ये मुझे लगता है कि महिलाओं में जो इस प्रकार का जोश और आत्मविश्वास इस समय पैदा हुआ है भारत के अंदर, यह एक बड़ी बात है। स्कूल संचालक को माफी ही, लिखित में माफी मांगनी चाहिए इस बात की, और सार्वजनिक रूप से अपने पोर्टल पर इस बात को जानकारी देनी चाहिए कि उनके स्कूल में स्वतंत्रता का अधिकार सभी का सुरक्षित रखा जाएगा, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो या कोई और। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि लिखित में संचालक महोदय को माफी मांगनी चाहिए और दोबारा इस तरह की कोई घटना नहीं होगा, इसका पूरा विश्वास भी दिलाना चाहिए। और साथ ही उस शिक्षिका जिसने आवाज उठाई है
उसको लेकर भी बताना चाहिए कि इनके ऊपर हम किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे या फिर इन्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले आलोक जी, इस तरह के मामले लगातार देखने में आते हैं कि जिसने सच के लिए आवाज उठाई उसे प्रताड़ित भी किया जाता है। अभी तो संचालक महोदय ने माफी मांग ली, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ उन्हें परेशान किया जाए, उनसे नौकरी छीन ली जाए, इस तरह के मामले भी सामने आएंगे सिंघई जी? नहीं, बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, जिस तरीके से विभांशु जी ने कहा कि ये बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, संचालक को लिखित में माफी क्या है, अपने पोर्टल पे ये कहना चाहिए कि हम इस तरीके की चीज गलती जो है इसको हम भविष्य में नहीं दोहराएंगे। और खास तौर से उस शिक्षिका के बारे में भी एक तो बहुत साफ बात है कि अब इस तरीके की कार्रवाई कोई कर नहीं सकता, वो स्कूल तो खास तौर से नहीं कर सकता, लाख बुराई हो उसके मन में आए कि शिक्षिका ने देखो हमारे खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन वो कार्रवाई नहीं। और ऐसी स्थिति में इस तरीके की बातें जो अज्ञानतावश भी हो सकती है, अपन ये नहीं कहते कि कोई बदनीयत से की गई हो कार्रवाई, उन्हें बदनीयत से डांट दिया हो सकता है अज्ञानता से। भगवान राम को जिसने नहीं पढ़ा, उस व्यक्तित्व को जिसने नहीं पढ़ा, वो तो इस अज्ञानता पे कर सकता हो। बिल्कुल भी संभव है कि पॉलिटिकली ये बात कही गई हो कि इसका विरोध किया गया हो, तो जो चीज़ है ये सामने आ जाएगी, लेकिन ये हिम्मत किसी टीचर में नहीं है, किसी स्कूल संचालक में नहीं है कि वो किसी शिक्षिका को केवल इसलिए दंडित कर पाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बहुत अब सही समझ नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि वर्तमान में ऐसा समझ नहीं रहा, क्योंकि सभी अपने अधिकार भली भांति प्रकार से जानते हैं। विभांशु जोशी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, स्कूल में ये जो हादसा हुआ है जहां पर संचालक महोदय ने श्री राम बोलने से आपत्ति थी, आपको नहीं लगता है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है? क्योंकि लगातार हम बच्चों को किताबी ज्ञान देते हैं और अधिकतर होता है कॉन्वेंट स्कूल में कि धार्मिक चीजों के ऊपर कॉन्वेंट स्कूल लगातार विरोध करता है। हाँ जी, मुझे विभांशु ऋषि को बोलना है ना? जी जी जी, देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति है इस बात को बड़ा व्यवहारिक तरीके से बताया जा रहा है, और नई शिक्षा नीति में इस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं कि मॉरल वैल्यूज को हमें पढ़ाना होगा। शिक्षकों की भी जो जैसे हेलो जी जी विभांशु जी, जी जी, तो इसमें शिक्षा नीति में भी इस बात को लगातार कहा जा रहा है कि मौलिक शिक्षा जो है, मॉरल वैल्यूज को हमें पढ़ाना होगा। हमारे देखिए, अभी हमने आजादी का जो स्वतंत्रता दिवस हमने 75वां मनाया। हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन के जो लोग हैं उनको याद करें। इस बातों को यदि हम अपनी संस्कृति में, अपनी शिक्षा में नहीं शामिल करेंगे, तो शिक्षकों को यदि हम नई शिक्षा देंगे तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? लेकिन आज के विषय में ये बार बार कहना चाहता हूँ कि यदि एक शिक्षक की आजादी की स्वतंत्रता पर बोलने से रोका जाएगा, तो उस स्कूल में बच्चों की जो अपने विचारों को व्यक्त करने की जो अधिकार है, और ये बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार कोई भारत में नहीं, पूरे दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो UNCRC हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसके UNCRC के बाल प्रोटेक्शन को 4 क्लस्टर में बांटा गया है, जिसमें अपने विचारों को व्यक्त करने का भी एक बड़ा अधिकार दिया गया है। तो जिस स्कूल में शिक्षक के ही अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होगा, वहां उस स्कूल में बच्चों को अपने विचार रखने का अधिकार कैसे मिल रहा होगा, इस बारे में मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीरता से एक शिक्षा विभाग को एक जांच दल भेजकर इस बात की निगरानी उस स्कूल में देनी चाहिए कि क्या वहां के उस स्कूल के बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है या नहीं, या उनको किसी तरीके के समानता का अधिकार जो भारत के संविधान में मिला गया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, जिसको 11 दिसंबर 1992 को भारत ने भी उसको रेटिफाई किया है संयुक्त राष्ट्र संघ के समझौते को, क्या उसके अनुरूप बच्चों को वहां अधिकार मिल रहे हैं अथवा नहीं, ये देखा जाना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक छोटी सी बात आई है जो कि बच्चों को लेकर होगी तो बहुत बड़ी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आलोक सिंह जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जैसे कि जोशी जी ने कहा भी है कि यहाँ जहाँ पर जिस स्कूल में शिक्षक को बोलने की स्वतंत्रता नहीं, ऐसे में बच्चों को बोलने की कितनी स्वतंत्रता होगी, और आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगी यहाँ पर मैं कि ऐसे मामलों में आपको नहीं लगता शिक्षा विभाग को और जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मात्र माफी मांग लेने से या फिर समझौता करवा के ऐसे मामलों को छोड़ देने से दोबारा इस तरह की घटनाओं का मौका नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, जिस तरीके से ये आशंका व्यक्त की जा रही है, ये ऐसा हो सकता था, लेकिन अब आपके कार्यक्रम ने जिस तरीके से शिक्षा माफिया को लेकर ये कार्यक्रम आप लगातार चलाती हैं, इसमें ये बात आ गई है, तो निश्चित रूप से स्कूल शिक्षा विभाग इसको संज्ञान में लेगा और स्कूल शिक्षा विभाग अपने जिला स्तर के एडमिनिस्ट्रेशन को कहेगा
कि उस स्कूल को ताकीद किया जाए कि ताकि इस शिक्षिका को किसी के उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और इस तरीके का माहौल बने कि जय श्री राम जैसा शब्द सर्व स्वीकार्य हो। तो ये स्कूल शिक्षा विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए, ना केवल सरदारपुर के स्कूल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों में यदि जय श्री राम बोला जाए तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये शिक्षा विभाग सुनिश्चित करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि शिक्षा विभाग जो है सुनिश्चित करे इस तरह की सारी घटनाएं जो लगातार हो रही है उन पर शिक्षा विभाग को पकड़ बनाने की जरूरत है और इस तरह के जो शिक्षक है या फिर संचालक भी है उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है लगातार, ताकि और धरातल स्तर पर उतरकर अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग की भी जरूरत है ताकि इस तरह के जो शिक्षक है या फिर संचालक है उनकी हिम्मत जो है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाए। विभांशु जोशी जी, आलोक सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे सरदारपुर तहसील के दसई गांव में एक निजी स्कूल की, जहां पर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब स्कूल संचालक ने एक स्कूल शिक्षिका को जय श्री राम बोलने से मना कर दिया। समस्या जय श्री राम से थी, हालांकि बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या फिर जब उन्हें लगा कि बात बिगड़ सकती है तब उन्होंने माफी मांगी। शिक्षा विभाग को ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।